राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट का फोर्थ वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, जिसमें बच्चे के टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है जनसंख्या संबंधी स्थिति कैसी है हमारे देश की उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इसमें बताया गया सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट था। बर्थ रेट का मतलब होता है पर 1000 बच्चों में या मतलब पर 1000 लोगों में कितने बच्चे जन्म लेते हैं और उन 1000 में से कितनों की डेथ हो जाती है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट हमेशा 1000 के रेट से हिसाब से निकाला जाता है। तो उस टाइम पे जो बर्थ रेट था वो भी हाई था, डेथ रेट था वो भी हाई था, यानी ज़्यादा बच्चे जन्म लेते थे और ज़्यादा बच्चे डेथ होती थी। सो लो सर्वाइवल रेट, इसका मतलब रीज़न क्या था? क्योंकि उस टाइप पे सर्वाइव यानी लोग बच्चे जीवित कम बचते थे, इसलिए लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। विच इज़ 8% पर 1000। और जो सर्वाइवल रेट था उस टाइम पे लगभग 8% था। 8 पर 1000 का मतलब ये हुआ कि एक साल में पर 1000 में केवल 8 बच्चों का सर्वाइवल होता था पर एनम के हिसाब से। सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति एवरेज कितने ईयर तक जीता है। तो उस टाइम पे जो एवरेज एज थी वो 32 ईयर्स थी। वो उसका रीज़न क्या था? ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। उस टाइम हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी थी, लेस अवेयरनेस थी लोगों में हेल्थ केयर के बारे में। लोग अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों की ज़्यादा जागरूक नहीं थे। केवल कुछ परसेंट लोग ही इन चीज़ों से जागरूक थे जिनकी उम्र लंबी होती थी, अदरवाइज सभी लोगों की उम्र कम होती थी, इसलिए एवरेज एज 32 ईयर लगभग होती थी। थर्ड फीचर थी इसकी लिटरेसी रेट। उस टाइम पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या की बहुत कम थी, लगभग केवल 16% लोग पढ़े लिखे होते थे। इसका रीज़न था कि हमारे देश में स्कूल एजुकेशन सिस्टम बहुत बैकवर्ड था। हमारी सोसाइटी के अंदर जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो ख़राब थी। ना तो लोगों के पास पैसा था पढ़ने के लिए और ना ही वहाँ पे स्कूल्स कॉलेज वगैरह अवेलेबल थे। तो इन सब का मिक्स रीज़न यही है कि केवल 16% लोग हमारे देश में पढ़े लिखे उस टाइम पर थे। तो ये हमारी है डेमोग्राफिक कंडीशन। अब इसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे देश में ऑक्यूपेशन लोग यानी जो व्यवसाय है वो लोग किस बेस पे करते थे। तो इसको बोलते हैं व्यवसायत्मक ढांचा। यानी जो हमारे देश में मेन सोर्स था वो एग्रीकल्चर था उस टाइम पर। लगभग 72.7 अप्रोक्सीमेटली 73% जो पॉपुलेशन थी वो एंगेज थी एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, कृषि क्षेत्र में, जिसे प्राइमरी सेक्टर भी आप कहते हैं। सेकंड था 10.1% के आसपास जो लोग इंडस्ट्री सेक्टर में थे। और इसका मतलब है कि इतनी इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा इतना बैकवर्ड था कि ज़्यादातर लोगों को जॉब नहीं दे पा रहा था। इसका रीज़न यही रहा कि केवल 10.1% लोगों को जॉब दे पाया, जो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकवर्डनेस को शो करता है। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद थर्ड है 17.2% जो आपका सर्विस सेक्टर में लोग काम करते थे। जैसे कि सर्विस सेक्टर होता है एजुकेशन, आपका हेल्थ, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, हेल्थ वर्कर्स, तो ये सब आपका सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो केवल 17.2% जो अवेलेबल थे लोग वो सर्विस सेक्टर में थे, जो कि शो करता है कि आपका टेरिटरी सेक्टर उस टाइम कितना बैकवर्ड था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचनात्मक ढांचा, यानी आपके देश में रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट की कंडीशन उस टाइम पे कैसी थी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारे देश में उस टाइम पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के दो टाइम पीरियड में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में मेनली रेलवे को डेवलप किया गया। कम्युनिकेशन में पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम को डेवलप किया गया। इनका मेन रीज़न था उनका अपना खुद का बिजनेस फैलाना और अपनी मिलिट्री के कम्युनिकेशन को बढ़ाना। सेकंड था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। इंट्रोडक्शन जो रेलवे का इंट्रोडक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया वो एक मेजर ब्रेक थ्रू था उनके लिए, ताकि वो रेलवे को पोर्ट्स और रोड्स के थ्रू पूरी कंट्री में फैला सकें। मतलब बंदरगाह से माल उनका आता था, उससे रेलवे के थ्रू हमारे देश में डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा सकें और फिर वहाँ से रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके गांव-गांव, शहरों में माल सप्लाई किया जा सके। इसके बाद थर्ड था मेन एम था उनकी ग्रो करने का इसका
द मेन एम इज़ टू ग्रो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, और इसका मेन एम था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना ताकि वहाँ का माल यहाँ पे आराम से आके सेल हो सके। उनका इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने का इसमें कोई उद्देश्य नहीं था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इट इज़ कन्वर्जन ऑफ बार्टर सिस्टम। पहले क्या होता था हमारे देश में बार्टर सिस्टम था, लोग एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को सेल परचेज करते थे। लेकिन अब मॉनेटरी सिस्टम अवेलेबल हो गया, हमारे देश में गुड्स को परचेज करने के लिए मनी का यूज़ किया जाने लगा, जबकि पहले किसका यूज़ होता था, गुड्स का। ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू विच द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, जिसकी वजह से लेबर डिवीज़न पॉसिबल हो पाया, लेबर को डिफरेंट तरह के काम कराए गए, और इसके अलावा जो लार्ज स्केल की प्रोडक्शन इंडस्ट्रियाँ आपकी स्टार्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें, जो लेबर का डिवीज़न हुआ, लार्ज स्केल का प्रोडक्शन हुआ, रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, और आपका रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया गया, ये सब आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर इससे कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आती है तो आप वो कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। तो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को, और कमेंट कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।